अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक। चलिए देखिए, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन आज 14 स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, यानी लेंस से संबंधित रहेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए स्फेरिकल सरफेस और लेंसेज दिया हुआ है। यह लेसन आज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए, यह खंड खा जो दूसरी बुक है उससे जो है फर्स्ट यूनिट स्टार्ट है, उसी फर्स्ट यूनिट में यह लेसन भी आएगा, तो इसको ध्यान से देखना है। और इस लेसन में लॉन्ग में क्वेश्चन जो है बोर्ड में मिलता है। बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वह इसी लेसन से ज्यादा अटैच होता है, इस वजह से इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो इसमें पहले नंबर पर आता है चिन्ह परिपाटी, आप लोगों को आना चाहिए, जो कि हम जनरल तौर पर आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष कोई लाइन खींच लिया, यह मुख्य अक्ष है और यहां पर आपका कोई लेंस रखा है, इस पॉइंट पर आप देखिए उत्तल लेंस भी बना सकते हैं। अगर इस तरह कर दीजिएगा तो यह उत्तल लेंस बन जाएगा। और अगर उत्तल लेंस आपने बना दिया तो यहां से इस लेंस के बीचों बीच से हमेशा दूरी नापी जाती है। अगर इसके मध्य बिंदु से दूरी इधर आप नापते हैं, यानी कि इधर बाएं तरफ, तो यह दूरी ऋणात्मक होती है। अगर आप इसके मध्य बिंदु से दाहिने तरफ दूरी नापेंगे तो यह पॉजिटिव होगी, यानी इसके मध्य बिंदु से अगर इधर दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव होगी, इधर दूरी नापेंगे तो निगेटिव होगी, और अगर मुख्य अक्ष से ऊपर दूरी नापेंगे तो यह पॉजिटिव होगी, अगर दूरी को नीचे की तरफ नापेंगे तो यह क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यही चिन्ह परिपाटी है। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो इसमें न्यूमेरिकल लगाने में भी आसानी होगी। उसके अलावा जो हम थियरी में डेरिवेशन कराएंगे उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है, वो अभी आपको समझ में आने लगेगा। इतना केवल ध्यान रखना है कि लेंस के मध्य बिंदु से सब दूरियां नापी जाएंगी, और मध्य बिंदु से जब दूरी नापेंगे तो अगर आप मध्य बिंदु से इधर दूरी नापेंगे तो माइनस होगी, इधर नापिएगा तो प्लस होगी, और मुख्य अक्ष से ऊपर दूरी नापिएगा तो प्लस होगी, और नीचे नापिएगा तो क्या होगी, माइनस होगी। दूसरा तरीका यह है कि हमेशा देखिए प्रकाश की किरण इसमें बाएं से दाएं की तरफ आएगी। हमेशा किसी भी लेंस पर प्रकाश की किरण हमेशा बाएं से दाएं तरफ आएगी। बाएं से दाएं का मतलब यह है कि प्रकाश की किरण इस तरह इस लेंस पर पड़ेगी। तो जो प्रकाश के आने की दिशा में दूरी नापी जाएगी, बताइए यह दूरी देखिए प्रकाश के आने की दिशा में नापी जा रही है तो यह प्लस होगी, और प्रकाश के आने की विपरीत दिशा में जो दूरी नापी जाएगी, बताइए यह दूरी प्रकाश से आने के विपरीत दिशा में नापी जा रही है तो यह ऋणात्मक होगी। और इसके अलावा हमने बता दिया मुख्य से ऊपर प्लस और नीचे क्या, माइनस। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको समझ में आ जाए उसी तरह से समझ लीजिएगा इसको, लेकिन यहां आना जरूरी है और इसके लिए कुछ लिखवाया नहीं जाता है, समझाया जा सकता है। तो ये समझ जाएंगे ना सब लोग। चलिए हेडिंग डालते हैं। एक बड़ी हेडिंग है आज, जिसमें समय ज्यादा लगेगा। गोलीय अवतल पृष्ठ पर, हेडिंग डालिएगा सब लोग, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। अपवर्तन के लिए सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, यह हेडिंग पड़ेगी। और यह हेडिंग इंपॉर्टेंट भी है। इसमें भी जो भी डेरिवेशन किया जाएगा सब इंपॉर्टेंट रहेगा, और यह आपके सिलेबस में है। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए क्या सूत्र, इसका डेरिवेशन करना है। तो चलिए देखिए,
आपको हम बताए हैं, पहले इसका फिगर समझिए। गोलीय अवतल पृष्ठ यानी गोलीय रहेगा तो गोलीय, यह जो गोला रहेगा वह दर्पण का गोला रहेगा। और आप जानते हैं कि जब गोले की बात करेगा तो पूरा गोला अंदर भरा हुआ रहेगा, यानी ठोस गोला रहेगा। कैसा रहेगा? खोखला नहीं बल्कि क्या, ठोस। आप देखिए, हम एक फिगर बना रहे हैं, इसी से आप समझेंगे। यह मान लीजिए, या और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यह एक ठोस कांच का गोला है जिसमें हमने बताया था, इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, यह पृष्ठ निकाल दीजिएगा। इधर वाला पृष्ठ निकल गया ना, यह पृष्ठ यहां से निकाल दीजिएगा तो यह पृष्ठ भी निकल जाएगा। और इसके अलावा यह जो कट करना है वह यहां से अवतल बनाना है तो दबा हुआ भाग रहना चाहिए। आप यहां से इसको कट कर दीजिएगा तो यह देखिए अवतल बन जाएगा। अब देखिए आकार कैसा बनाएगा, यह कांच का रहेगा ना, ये कांच का रहेगा तो बताइए यह भरा हुआ रहेगा। इस तरह देखिए यह बन जाएगा क्या, अवतल बन जाएगा। अवतल जो पृष्ठ होता है वह दबा हुआ होता है, यानी गोली अवतल। देखिए गोला भी था और अवतल भी बन गया। अब अपवर्तन के लिए सूत्र निगमित कर रहा है। अपवर्तन का मतलब है कि इसके माध्यम इसके बाहर का माध्यम कुछ अलग है और अंदर का माध्यम कुछ अलग है। अगर मान लीजिए इसमें जो कांच लगा उसका अपवर्तनांक n2 ले ले और जो बाहर माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या ले ले, n1। यहां ध्यान दीजिएगा, बाहर माध्यम आपका जल वगैरह भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है। n1 जो लिया गया वह निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यह निर्वात के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। और n2 क्या है, निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रहेगा। अब देखिएगा इसमें आप मुख्य अक्ष बनाएगा, एक मुख्य अक्ष बन गया। यह देखिए इस तरह मुख्य अक्ष बनेगा। और यह जो है अगर देखा जाए तो इसका पृष्ठ का मध्य बिंदु रहेगा, जिसको P से डिनोट कर लेंगे। मध्य बिंदु को P से हमने डिनोट कर लिया। अब यहां पर एक वक्रता केंद्र रहेगा, यानी यह जो गोला बना है, आकार बना है, यह जो है किसी गोले का कटा हुआ एक भाग है जिसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या कहेंगे, C कहते हैं। वक्रता केंद्र या C बन गया। मान लीजिए कोई वस्तु इसके सामने O बिंदु पर क्या रखी जाती है, बिंदु O पर कोई वस्तु रखी जा रही है और इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके द्वारा बनना है। कैसे बनेगा इसके बारे में चलना है। तो आप लोग इतना फिगर पहले खींच लीजिए। चलिए फिगर बन गया होगा। फिगर में देखिए n1 जो है यह देखा जाए तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, इधर विरल ही रहेगा, चाहे वह वायु रहेगी चाहे जल रहेगा, विरल ही रहेगा। और यह चूंकि कांच है तो यह तो सघन रहेगा ही। तो चलिए इसके बारे में लिखते चलते हैं।
लिखिएगा माना कोई गोली अवतल पृष्ठ कोई गोली अवतल पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक n2 जिसका अपवर्तनांक n2 तथा उसके बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? n1 है। हो गया, इतना समझ में आ गया ना। n2 देखिए कांच का अपवर्तनांक है तो निर्वात के सापेक्ष रहेगा, और n1 जो है कोई भी माध्यम अगर हवा है तो निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, अगर जल है तो निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक रहेगा, जिसको इस रूप में लिखा जाता है। अगर देखिए इसके पहले समझ लीजिए, अगर हम NW लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ? निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो बताइए इसमें C/VW लिखते हैं कि नहीं? C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश। बोलिए अगर हम NG लिख दें तब क्या आएगा? C/VG। बोले सब निर्वात के सापेक्ष आ रहा है कि नहीं? उसी तरह 1 और 2 वहां दिखाया गया। समझते चलिए, एक एक पॉइंट, समय लगेगा इसमें लेकिन समझते हुए चलिए। तो यह समझ में आ गया ना। लिखिएगा माना कोई वस्तु O इस अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर रखी है। इस अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर रखी है। बोलिए O जो है इसके मुख्य अक्ष पर आप रखे। हो गया ना। अब बताइए इस पे या इस वस्तु से जब इस अवतल पृष्ठ पर प्रकाश जाएगा तो देखिए इसी तरह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट फिगर हो। यह प्रकाश इस तरह जाएगा, यानी वस्तु O से प्रकाश अवतल पृष्ठ पर पड़ा। अब इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। जो अभिलंब इस बिंदु पर खींचेगा वह C से जो प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी वह अभिलंबवत होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे लेंस रहेगा चाहे दर्पण रहेगा, अगर प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र C से पड़ रही है तो वह लंबवत पड़ेगी। और लंबवत जब प्रकाश की किरण पड़ती है, आपको बता दें हम कि अगर ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम क्या है? सघन है। इस पर आपने अभिलंब खींचा, अगर प्रकाश की किरण इस तरह तिरछे गई तो यह अपवर्तित होगी। और बताइए अभिलंब की तरफ झुकेगी कि नहीं? अभिलंब की तरफ झुकेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए दूसरा हम फिगर बनाए और यह ऊपर का विरल माध्यम दिखाएं, नीचे का क्या माध्यम दिखाएं? सघन माध्यम दिखाएं। अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत ही इस पर पड़ेगी तो लंबवत पड़ेगी तो बताइए वह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत इस पर पड़ेगी, तिरछे नहीं पड़ी है, लंबवत पड़ेगी तो वह सीधे निकल जाएगी, यानी आर पार सीधे कर जाएगी, बिना मुड़े सीधे आर पार कर जाएगी। उसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगी। समझिए, यह अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। जैसे हमने कहा, अगर क्षण आप टेढ़ी करके देखिएगा बाल्टी में तभी टेढ़ी दिखाई देगी। अब बताइए सीधा करके देखेंगे तो वह सीधा ही दिखाई देगी। टेढ़ी करने पर ही अपवर्तन की घटना आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय यह सीधे निकल जाएगी। तो यहां क्या माना जाता है कि जो
वक्रता केंद्र से इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, वह जो है इस पर लंबवत पड़ती है तल पर। अगर लंबवत पड़ेगी तो बताइए उसी रास्ते से बताइए सीधे निकल जाएगी कि नहीं? सीधे निकलेगी। हमने बताया बिना मुड़े, यहां देखिएगा आप स्केल से जब बनाएगा तो यह बिना मुड़े सीधे निकलेगी। और यह बताइए जब प्रकाश की किरण यह जाएगा तो बताइए इधर विरल माध्यम है, इधर क्या है? विरल है, और इधर क्या है? सघन है। तो बताइए अपवर्तन की घटना होगी तो बताइए अविलंब की तरफ झुक जाएगा कि नहीं? यह अविलंब की तरफ क्या हो जाएगा? जब अपवर्तित होगा तो यह अविलंब की तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। यानी आप देखिए इसका रास्ता सीधा इस तरह है, लेकिन हम इस तरह अपवर्तन जो है इस तरह होगा। और इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप पीछे की तरफ बढ़ाएगा इस तरह, तो जहां पर यह मुख्य अक्ष पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब आई बनेगा। यह देखिए अपवर्तित किरण है। यह प्रकाश की किरण सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित होकर का मतलब है कि अविलंब की तरफ झुक जाएगी। और जब अविलंब की तरफ झुक गई तो इसको सीधा जब ले आएगा तो यह मुख्य अक्ष को आई पर काटेगी, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब आई बन जाए। यही है घटना। तो चलिए लिखिएगा भी, फिगर में भी बढ़ाइएगा, लेकिन सावधानी से बढ़ाइएगा, बता दिए। सावधानी से नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी इसमें। चलिए लिखिएगा, पहले फिगर बना लीजिए, आप लोग फिगर बढ़ा लीजिए तब लिखिए। सावधानी रखनी है। इसे हमने कहा कि पेंसिल का यूज करिएगा। हो गया? फिगर बन गया कि नहीं सबका? कोई दिक्कत आ रही तो फिर से कहिए बनाएं, पूरा बड़े साइज का बना दें। इसी से डेरिवेशन हमको करना है, लेकिन हमने कहा सावधानी करिएगा। स्केल है क्या? स्केल लिख लीजिए। देखिए देखिए सावधानी है, हम बना रहे हैं। जब आप लोग बनाएगा इसको तो यहां से यह ले जाएगा सीधे, यहां से स्केल लगाएगा और यह जो है सीधे पेंसिल से खींचिएगा, और सीधे खींचिएगा तो इसके बाद जो है इसको डॉटेड लाइन से सीधे बढ़ा भी दीजिएगा। फिर यह जो अपवर्तित हुई है तो देखिए अपवर्तित हुई है तो इस तरह इसकी सीध में, हम कहें इसकी सीध में इस तरह पीछे की तरफ बढ़ाएगा। यह देखिए प्रतिबिंब आई जो है बनाएगी। ये ध्यान दे रहना है कि प्रतिबिंब क्या बनेगा? आई बनेगा। अब चलिएगा यहां से एक जो है इस तरह से अभिलंब बना दीजिए, सीधे एकदम अभिलंब रहेगा, अभिलंब बना दीजिएगा। यहां से स्केल से बनाएगा, आएगा, और इसकी ऊंचाई एच लिख दीजिएगा। यहां से इसकी ऊंचाई एच है मान लीजिए, और इसको मान लीजिए ए बना दीजिएगा, ए है मान लीजिए। बिंदु ए पर जो है यहां पर जो है यह पॉइंट मिला हुआ है। कौन? यह वाली किरण पीछे बढ़ाएं। इस किरण को, जो अपवर्तित किरण है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं। अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं। हो चुका है सबका? बोले समझ में आ गया ना? अब यहां पर देखिएगा, लिख लिया जाए पहले।
लिखिएगा बिंदु वस्तु O से चलने वाले प्रकाश की किरण बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाली प्रकाश की किरण जब अवतल पृष्ठ पर पड़ती है, अवतल पृष्ठ पर पड़ती है तो अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। देखिए विचलित हुई है, सीधा जाना चाहिए था लेकिन टेढ़े हो गई। लिखिएगा यहां वक्रता केंद्र C से जाने वाली किरण को वक्रता केंद्र C से जाने वाली किरण को अवतल पृष्ठ पर लंबवत माना जाता है, अवतल पृष्ठ पर लंबवत माना जाता है। अतः यह प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। हो गया? यदि इन किरणों द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण क्रमशः इन किरणों द्वारा मुख्य अक्ष पर बना कोण क्रमशः एल्फा बीटा तथा गामा हो तो अल्फा बीटा तथा गामा हो तो देखिए अल्फा बीटा और गामा मुख्य अक्ष पर फिगर में दिखाइएगा। अल्फा बीटा और गामा हो तो अब चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, सामने देखिएगा फिगर। इतना अल्फा बीटा गामा बढ़ा दिए सब लोग ना। अब बताइए इसमें आपतन कोण कौन होगा? आपतन कोण हमें लगता है कि यही होगा, यह आपतन कोण होगा ना। यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है, इसके बीच का कोण आपतन कोण यही जो है क्या रहेगा? आई रहेगा। आर वाला कोण कहां रहेगा? देखिए यहां पर थोड़ा आर वाला, यहां यह अभिलंब है और यह आर वाला कोण थोड़ा बाहर हम बना रहे। यह बताइए कोण आर रहेगा कि नहीं? यह कोण क्या रहेगा? आर रहेगा और इसमें इसकी सीध में आएगा तो यह भी कोण देखिएगा छोटा बन जा रहा है यहां पर। यह कोण बताइए क्या आएगा? यह कोण क्या रहेगा? आर रहेगा। इसको आई और आर भी दिखा दीजिए। आई देखिए पूरा है और आर जो है इतना है, ध्यान रखिएगा। आर और आई क्लियर होइए, इसके बाद तब डेरिवेशन अब आगे बढ़ जाएगा। आई है पूरा और आर जो है इसमें आधा है, समझिए। आर का मतलब है कि इधर आर है तो यही शीर्षाभिमुख कोण इधर आ जाएगा, तो आर इधर का रहेगा। बताइए दो लाइनें अगर क्रॉस करेंगे तो इसके आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो यह आर यहां बन रहा है लेकिन इसका शीर्षाभिमुख कोण यह आर बन जाएगा। यानी कौन कोण? IAC। IAC का मान क्या होगा? आर है, यहां पर लिख दे रहे हैं IAC बराबर आर।
ओ ए सी बराबर क्या है? आई। अब तो हम लिख दिए, अपने फिगर में बढ़ा लीजिएगा आप लोग। क्लियर है ना? थोड़ा फिगर इसका उसी में 60 हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। अब चला जाए। अब चलिए देखिए, त्रिभुज बढ़ा जा रहा है। ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी देख रहे हैं सब लोग ना? ओ ए सी बड़ा वाला, बताइए गामा जो है इसका बहिष कोण है कि नहीं? में गामा बहिष कोण है, लिख दिए बहिष कोण है। अब आप जानते हैं जो गामा बहिष कोण है वह अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो बताइए किसके बराबर होगा? एल्फा प्लस आई के। क्या करें? बहिष कोण जो गामा है, त्रिभुज देखे लिए ओ ए सी लिए हैं, तो बहिष कोण जो गामा है वह इसके और इसके यानी आई के, यह दोनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो बताइए आई बराबर अगर निकाला जाए तो क्या आएगा? गामा माइनस क्या आएगा? एल्फा आ जाएगा। या समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा। आ गया समझ में? समीकरण नंबर क्या बनेगा? फर्स्ट बन जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। समीकरण फर्स्ट बना, आई बराबर गामा माइनस एल्फा। त्रिभुज का बहिष कोण अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष कोण का मतलब त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दीजिएगा तो बहिष कोण बनेगा। देखिए अलग से भी समझ सकते हैं आप। अगर मान लीजिए यही कोई त्रिभुज है, अगर किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाए तो यही बहिष कोण बन गया, और यह बहिष कोण जो रहेगा अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के क्या रहेगा? बराबर। तो यही हमने किया है। यहां पर यह बहिष कोण है, यह भुजा बढ़ाई गई है, तो इसके सामने के अल्फा और यह आई पूरा है, आई के यह बराबर होगा। अब चलिए त्रिभुज चलते हैं, छोटा वाला ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ए ओ सी, नहीं सॉरी ए आई सी। ए आई सी में बताइए यहां भी ए आई सी, यहां भी तो गामा बहिष कोण है, में गामा बहिष कोण है। अब बताइए अब बहिष कोण अगर रहेगा तो गामा बताइए किसके बराबर रहेगा? बीटा प्लस बताइए यह क्या है? आर के बराबर होगा। अब बताइए आर बराबर क्या आ जाएगा? अब बीटा और आर देखिए, गामा यह बनाएगा बड़ा और यह आर है, तो आर बराबर बताइए क्या आ जाएगा? गामा माइनस बीटा होगा। क्यों? बीटा को इधर करेंगे तो गामा माइनस क्या होगा? बीटा होगा। यह समीकरण नंबर क्या पड़ गया? तो नोट कर लीजिए दोनों से। एक स्टेप आप कर चुके। यह मैथमेटिकल स्टेप है कि त्रिभुज का बहिष कोण अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। आप सामने इसके लिख सकते हैं, क्योंकि यहां लिख दीजिएगा, आगे नहीं बाद में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि त्रिभुज का बहिष कोण, सामने लिख दीजिए सब लोग, त्रिभुज का बहिष कोण अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सामने जगह छोटी होगी, उसी में लिख दीजिए घुमा करके 2-3 लाइन में। त्रिभुज का बहिष कोण अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। स्टार लगाकर, बल्कि उसके सामने स्टार लगा दीजिएगा, वह अलग से आप लिखे हैं मतलब है। हो चुका? समझ में आ गया इतना? ये स्टेप हटाया जाए, क्योंकि एक साथ सब लिखा नहीं जा सकता। इसको ध्यान रखिएगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी आई और आर रखने की, वहां गामा माइनस एल्फा रखना है आई की जगह,
और आर की जगह गामा माइनस बीटा रखना। एक और यहां पर नोट कर लीजिए, तब मिटाए इसको। अगर स्नेल का नियम इसमें लगाएगा, स्नेल का नियम पता है ना, क्या है? साइन आई बटा साइन आर बराबर एन का मतलब क्या है? 1n2 ना। 1n2 का मतलब क्या है? यहां पर n2 और n1 है, तो बताइए कौन ऊपर रहेगा? बाद वाला n2 बटा क्या रहेगा? n1। क्या करें, सही है ना? हमने कहा अगर ऐसी कंडीशन है तो 2 वाला पहले रहेगा और 1 वाला बाद में रहेगा। बताएं एक बार, बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं इसको? जब n2 और n1 के फार्म में दिया है तो वही 1n2 को आप n2 अपान n1 लिखिएगा। इसको भी नोट करिए। फिर तिरिये गुणा करिएगा, n2 का इसमें गुणा होगा, n1 का इसमें गुणा होगा, तो n1 साइन आई हो जाएगा बराबर, इसको छोड़ दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़े हम। n1 साइन आई बराबर हो जाएगा क्या? n2 साइन आर हो जाएगा। फिर ये गुणा किए हैं, इसको बीच वाला छोड़ दिया, n2 बटा n1 के बराबर करके। क्लियर है? हमने बताया 1n2 को आप n2 अपान n1 के फार्म में लिखेंगे, कहीं भी आ जाता है। जैसे हमने कहा होगा अगर a&w है तो बताइए क्या करेंगे? a&w ऊपर लिखेंगे ना, a क्या लिखेंगे? नीचे। सही है ना? इस फार्म में, तो उसी तरह उसको भी फार्म बदले। हाँ, यहां n2 रहेगा, n2 यहां, फिर ये गुणा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान रखिएगा एक बात कि जो I है और R है, I क्या है? आपतन कोण, और R क्या है? अपवर्तन कोण। अगर यह बिंदु A जो है P के समीप आता और ले आते समीप, तो यह जो I आप देख रहे हैं I का मान वह और छोटा होता, R और छोटा होता। यानी बिंदु A अगर P के समीप लाया जाए तो I और R का मान और छोटा हो जाएगा, और अगर I और R का मान छोटा होता गया तो साइन I की जगह आपको I लिखना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि अगर कोण बहुत छोटा हो जाएगा तो साइन I या साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, कास थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, कोण के बराबर आ जाएगा अगर बहुत छोटा हो गया तब। तो यहां भी बहुत छोटा होने की कंडीशन है क्या? कि जब A बिंदु किसके समीप हो जाए? P के। तो लिखिएगा इसके नीचे, यदि बिंदु A, यहां नीचे नोट करिएगा, यदि बिंदु A P के समीप हो जाए, बिंदु A कामा लगाएगा, P के समीप हो जाए तो स्मॉल I व स्मॉल r, स्मॉल I व स्मॉल r का मान बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। जब बताए बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? अतः, नीचे से, अतः साइन I बराबर I तथा साइन R बराबर क्या? R। साइन I बराबर साइन I तथा साइन R बराबर R। अब क्या लिखेंगे? n1 जो साइन I लिखा है उसकी जगह क्या लिखेंगे? I। सही ना? और n2 लिखा है और इनटू क्या लिख देंगे बताइए? R। अब बताइए I और R का मान या पता है कहां है? R देखिए है, यही मान पुट कर रहे हैं, यहां पर रख रहे हैं। तो बताइए n1 और ब्रैकेट में गामा माइनस एल्फा, आ रहा समझ में ना? बराबर n2, और देखिए R का मान यह है गामा माइनस बीटा। यह किससे बताइए? समीकरण 1 तथा 2 से, या 2 से जो है मान हमने इसमें पुट कर दिया। इतना तक पहुंच जाइए आप भी।
हो चुका बताइए। चलिए डेरिवेशन जल्दी मिलेगा, इसको मिटा दिया जाना, इसका मान तो रख ही चुके हैं हम लोग। अब चलिए फिर देखिए, इसका गुणा कर लीजिए, बल्कि N1 गामा है ना, आर है, N1 आर माइनस गामा है, अच्छा अल्फा गामा, हाँ सही, गामा है, थोड़ा बड़ा में लिखिएगा, N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 और क्या बीटा। यह समीकरण नंबर क्या डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। अब देखिएगा, यदि अल्फा बीटा तथा गामा का मान छोटा है तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर, बताइए अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, tan अल्फा बराबर अल्फा। चलिए आ जाइए, अब अल्फा बीटा गामा का भी मान बहुत छोटा होगा अगर समीप आएगा तो, और जब बहुत छोटा हो जाएगा तो जो tan अल्फा है वह अल्फा के बराबर होगा। अब बताइए, फिगर देखकर बताइएगा tan अल्फा बराबर क्या आएगा। ये अल्फा है, tan का मतलब है देखिए लंबवत है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ना, तो लंब बटे आधार का मतलब h बटे आधार का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, बताइए यहां से यहां तक की दूरी यह क्या रहेगी, u रहेगी ना, क्या रहेगी, u, यानी वस्तु है ना, तो दर्पण के, रुकिए, यहां पर बताए हम कि यहां से ध्रुव से इसकी दूरी नापी जाएगी, तो वस्तु तक की दूरी है तो इसको u से दिखाएंगे ना, और यह दूरी बताइए माइनस में आएगी कि नहीं, तो यहां पर माइनस क्या लिख देंगे, u हो गया, माइनस क्या हो गया, u हो गया। क्या करें, इसके बाद फिर tan बीटा बराबर क्या आएगा, बीटा, बताइए tan बीटा किसके बराबर होगा, h अपान, बताइए बीटा यहां बना है तो यहां से इसकी दूरी क्या है, v है, तो यहां पर बताइए माइनस क्या हो जाएगा, v, माइनस v होगा। हमने बताया कि दूरियां हमेशा यहां से नापी जाएंगी, तो यहां से बताइए वस्तु तक की दूरी नापेंगे तो यह u होता है, और आप इधर दूरी नापेंगे तो माइनस नहीं आएगा, और फिर v भी तो बताइए यहां से प्रतिबिंब की दूरी v होता है, तो v को दूरी नापेंगे तो बताइए यह जो है माइनस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए माइनस v तो लिख रहे हैं, और यह ऊंचाई यह है ही। अब बताइए फिर क्या लिखेंगे, बताइए tan गामा बराबर क्या, गामा बराबर h अपान, बोलिए यह क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, यह देखा जा वक्रता त्रिज्या है, यह करीब इसके पड़ जाएगा, वक्रता त्रिज्या रहेगी तो यह भी बताइए माइनस में रहेगा कि नहीं, माइनस r वक्रता त्रिज्या होती है, यानी दर्पण के ध्रुव से या कहिए इस कांच के ध्रुव से, अवतल कांच के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या r कहलाएगी। और बताइए यह दूरी भी तो किस में होगी, माइनस में होगी, यह दूरी देखिए माइनस में आएगी, यही है दूरियां। और यह समझ रहे हैं, यह दूरी जो है जब यह करीब आ जाएगा तो यह दूरी और यहां जाकर मिल जाएगी, तो सब दूरियां ए से ली जाएंगी पी से। अब इसका मान जो है इसमें रख देना, इसका मान सब जो है अल्फा बीटा गामा का मान निकला है, अब समीकरण 3 में रख दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे बताइए, समीकरण 3 में अल्फा गामा बीटा तथा गामा का मान रखने पर इतना नोट कर लीजिए आप लोग, कब रखा जाए।
तो चलिए देखिएगा, अल्फा बीटा गामा का मान हम समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं। तो इसको देखिए हटा देते हैं, ही रखते हैं हम। समीकरण 3 में रखिएगा तो n1 है और गामा का मान देखिए क्या है, h अपान माइनस आर है, तो h अपान माइनस आर रखा जाएगा। माइनस n1 है, अल्फा का मान देखिएगा h अपान माइनस यू आया, ब्रैकेट बंद हुआ, बराबर n2 बताइए है, गामा है तो गामा का मान h अपान माइनस आर रखा गया। फिर माइनस n2 है, बीटा का मान है तो h अपान माइनस v रखा जाएगा। इतना रख लीजिए आप लोग, नीचे इसके मान रखिएगा, आप लोग आगे बढ़ाइएगा। अब यह मान रख दिए, अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो डेरिवेट हो जाएगा। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह n है और यह h है। अब चलिए n1 और इसमें भी n1 मिला है और यह n2 और यह भी n2 मिला है ना। तो चलिए देखिए कौन किसके साथ आएगा, कॉमन हो जाएगा। h तो बताए सब जगह सट जाएगा, तो h सब जगह सट जा रहा है तो आपके लिए अच्छा है, माइनस n1 बटे r आ जाएगा। h हटा दीजिए सब जगह से, क्योंकि कॉमन मिलेगा तो हट जाएगा, हटा दीजिए पहले से। और यह देखिए माइनस है, या माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस n1 अपान क्या u बराबर, इधर क्या बचेगा, माइनस n2 अपान r, यह n2 है, अपान r, फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और क्या n2 अपान v। बोलिए ठीक है ना। इसके बाद r वाला पद यह देखिए एक साथ, और इसको इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n1 बटा u माइनस हो जाएगा n2 बटा v न, बराबर इधर क्या जाएगा, n1 अपान r प्लस में हो जाएगा और माइनस n2 अपान r, बोलिए यही आएगा n2 अपान r। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको n1 अपान u लिखिएगा माइनस n2 अपान v लिखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आप r पूरा कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर n1 माइनस क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहां तक। h देखिए सब जगह कॉमन था इसलिए हटाया गया उसको। बोलिए हो चुका। अब इसमें थोड़ा बस सुधार कर लेना है। वैसे यह फार्मूला सही आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और भी फार्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इसको हटा रहे हैं। अब देखिए क्या है, जब आप एक बार माइनस से गुणा करेगा तब क्या आएगा, माइनस से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो बताइए n2 अपान v पहले हो जाएगा माइनस n1 अपान u बराबर, यहां पर क्या रहेगा, n2 माइनस n1 अपान क्या कर देंगे आप, यह हम उस रूप में बदल लिए। माइनस से क्यों गुणा किए, क्योंकि आप पढ़े हैं लेंस के लिए जो सूत्र पढ़े हैं 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर 1 अपान m, पढ़े कि नहीं। उसी फार्म में लाने के लिए v का पद हमने पहले लिया और u का पद बाद में लिया, समझ गए ना। अब इसके बाद आप देखिए जो n2 आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो n या 1 n2 है वह किसके बराबर होता है बताइए, n2 अपान n1
बराबर होता है ना। या इसको 1n2 लिखिए या तो n लिख दीजिएगा। n का मतलब समझ गए ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 यहाँ छिपा रहेगा। तो बताइए अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करिए आप, सब में n1 से डिवाइड कर दीजिए। सब में n1 से डिवाइड करने का मतलब n2 बटा n1 हो जाएगा बटा v हो जाएगा, माइनस यहाँ पर n1 बटा n1 होगा, यहाँ पर भी u हो जाएगा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 बटा n1 होगा माइनस फिर क्या n1 बटा n1 अब बटे क्या r। हमने n1 से सबको डिवाइड किया, तो n1 से डिवाइड करने का फायदा क्या निकला कि n2 अपान n1 की जगह क्या लिखेंगे, n अपान v माइनस इसकी जगह 1 आएगा 1 अपान u बराबर यहां पर क्या आएगा n आएगा अब माइनस 1 आएगा अपान क्या आ जाएगा r। बताइए एक सिंपल फार्मूला मिल गया कि नहीं, यही फार्मूला आ गया, बस यही डेरिवेशन हो। लास्ट में आप पहुंच गए कि n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। v क्या है बताएंगे, इसके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वस्तु की दूरी है और r इसकी वक्रता त्रिज्या, n जो है अपवर्तनांक है और n बराबर ध्यान रखेगा n2 अपान n1 रखा गया। यहां n1 से हम सबको डिवाइड किए, दोनों तरफ डिवाइड करिएगा तो कोई वैल्यू में परिवर्तन हो नहीं पाएगा। तो यह सिंपल रूप आपको मिल गया। और यही देखा जाए तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र यही कहलाता है। तो लिखिएगा यही गोलीय अपवर्तन के लिए सूत्र है।